नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और शुरुआत देहरादून से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक मामले में एक्शन हुआ है और पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी कर ली गई है। जी हां, ये बड़ी अपडेट देहरादून से इस वक्त हमारे पास। एसटीएफ ने आरोपी फिरोज हैदर को गिरफ्तार कर लिया है। गोवा से एसटीएफ ने फिरोज हैदर की गिरफ्तारी की है और अब तक 30 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर यह आरोपी हल्द्वानी आया था और इसकी गिरफ्तारी कर ली है एसटीएफ ने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रवि केंतुरा इन तस्वीरों के बारे में और इस जानकारी के बारे में, इस अपडेट के बारे में और विस्तार से हमें जानकारी देने वाले हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर है। बताइए रवि, क्या मालूमात हासिल है आपको? तो बिल्कुल राजेंद्र, देखिए 30वीं अरेस्टिंग है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में। और जो आरोपी हैदर जो गोवा से गिरफ्तार किया है, ये मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला है और जिस लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस के साथ ही पूरा गिरोह जुड़ा हुआ था, जिसका कि मालिक तक अरेस्ट हो चुका है, उन्हीं के साथ ही जुड़ा हुआ था। जो मुख्य एक आरोपी पहले गिरफ्तार हुआ है केंद्रपाल, जो कि नाटकीय तरीके से पूर्व में जमानत पर था, फिर अंदर गया था, नाटकीय तरीके से बाहर आ गया था, उसके साथ जुड़ा हुआ था और इसने तमाम छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए। केंद्रपाल के साथ मिलकर जो हल्द्वानी, इसका जो मुख्य सेंटर माना गया है, इस हल्द्वानी में ही रिजॉर्ट बुक कराकर तमाम प्रश्न पत्र छात्रों को बताए गए थे, तो वहीं पर ये आया था। बचने के लिए अभी हैदर गोवा की ओर था, लेकिन एसटीएफ की रडार पर था लगा था और जब साक्ष्य मिले हैं तो हैदर को अरेस्ट कर लिया है। तो ऐसे में लगातार जो गिरफ्तारियां वो आगे बढ़ती जा रही हैं। 30 गिरफ्तारियां जरूर हो गई हैं, लेकिन आगे भी कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां तय है। ये मानी जा रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो एसटीएफ के रडार पर है। साक्ष्य मिलते ही तमाम लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। वही आयोग के अंदर से जो सचिवालय रक्षक परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ था, जिसका खुलासा हो चुका है, इससे भी आयोग के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है और कुछ बड़े मगरमच्छ जो अभी बाहर घूम रहे हैं खुले में, उन लोगों की अरेस्टिंग भी जो है संभवतः मानी जा रही है कि एसटीएफ जल्द करेगी। रवि, आप बड़ी अपडेट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं 30वीं गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन तफ्तीश का, इन्वेस्टिगेशन का और गिरफ्तारियों का सिलसिला यही नहीं रुकेगा। अभी बड़ी मछलियां गिरफ्त में आनी बाकी हैं। कुछ और संकेत दे हमारे दर्शकों को रवि। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए क्योंकि जो सचिवालय रक्षक एक दूसरे जो पेपर पर जो एसटीएफ कार्रवाई कर रही है, उसमें बड़ा खुलासा ये है क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो स्नातक स्तरीय जो परीक्षा का प्रश्न पत्र था, वो तो प्रिंटिंग प्रेस से आउट हुआ था। लेकिन एक जो पेपर है जिसपे एसटीएफ अभी कार्रवाई कर रही है, जिसमें एक अरेस्टिंग हो चुकी है, वो आयोग के भीतर से हुआ। उस आयोग के भीतर से, जहाँ पर की जो बड़े अधिकारी हैं, खुद आयोग के सचिव या अध्यक्ष ही क्यों ना हो, उनको मोबाइल तक ले जाने की अनुमति नहीं होती। ऐसे में लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस से एक कर्मचारी आता है और वो आयोग के भीतर से पेन ड्राइव पर प्रश्न पत्र चोरी कर ले जाता है। तो ये कितना बड़े सवाल है उन तमाम अध्यक्ष, उस अध्यक्ष पर भी जो इस्तीफा दे चुके हैं, ये बोलकर कि वो जिस तरीके से धांधली को देख रहे हैं, वो उसको देखी नहीं जा रही है। लंबे समय से वहाँ पर ठीक है, वो सचिव जिनको सरकार हटा चुकी है। तो ये तमाम लोग हैं जिनसे पूछताछ होनी बहुत जरूरी भी है और ऐसे में कोई बड़े लोग आरोपी इसमें छूट न जाए, ये एसटीएफ को भी देखना होगा। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो गोवा से एसटीएफ ने हैदर को गिरफ्तार किया है। 30 आरोपी गिरफ्तार इस आरोपी को मिलाकर। आगे बढ़ेंगे, बड़ी अपडेट एक और है। आज उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी में हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। बाढ़ प्रभावितों को मुख्यमंत्री राहत सामग्री भी बांटेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तीनों जिलों में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। बड़ी खबर, आज यूपी में बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया है। आज मुख्यमंत्री करेंगे। अधिकारियों के साथ इस संदर्भ में बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। और 3 जिलों में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, तो मुख्यतः इन 3 जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपनी आंख से देखेंगे कि बाढ़ ने क्या विभीषिका मचाई है। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यूपी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो हमें मुख्यमंत्री के इस हवाई सर्वेक्षण के बारे में और विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। शैलेश, वो 3 जिले सबसे पहले बताएं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पे सबसे ज्यादा तबाही मची है बाढ़ की वजह से, और उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में भी बताएं।
देखिए, प्रदेश में अगर हम बात करें तो कई ज़िले हैं जो बाढ़ की चपेट में इस समय है। हालांकि आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो गाज़ीपुर, चंदौली और वाराणसी का रहने वाला है। सबसे पहले मुख्यमंत्री लगभग 1 बजे रवाना होंगे लखनऊ से और गाज़ीपुर पहुंचेंगे। गाज़ीपुर में वो हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वहां पर उतरेंगे और उसके बाद में वहां पर जो बाढ़ राहत कार्य हैं उनमें जाएंगे। इसके अलावा जो राहत सामग्री है वहाँ वो वितरण करेंगे। जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं वहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे। वहाँ से कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जो है वो गाज़ीपुर से रवाना हो जाएंगे चंदौली के लिए। वहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट हवाई सर्वेक्षण करेंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वो चंदौली में भी इसी तरह से बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात और राहत सामग्री के वितरण का काम करेंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री वाराणसी जाएंगे और वाराणसी में भी इसी तरह से उनका कार्यक्रम रहेगा। 80 घाट पे जाने के बाद वो मोटर बोट से जो है निरीक्षण करेंगे। पहले हवाई सर्वेक्षण, उसके बाद जब वाराणसी BHU में पहुंच जाएंगे हेलीपैड से, उसके बाद वो 80 घाट जाएंगे और वहां पर भी वो निरीक्षण करेंगे मोटर बोट में। और इसके बाद में वहां पर एक शाम को बैठक भी रखी गई है जहां पर वो जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ में इस पूरी बाढ़ की जो स्थिति है उसको लेकर चर्चा करेंगे। जो हालात है उनसे निपटने के लिए क्या काम किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर मुख्यमंत्री वहां पर आज जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे और रात में वाराणसी में ही मुख्यमंत्री रुकेंगे भी और कल उनकी इसके बाद में वापसी होगी। जी, तो विस्तार से बताया शैलेश ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब तस्वीरें मेरठ की, जहां पर LLRM मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों की गुंडागर्दी CCTV कैमरे में कैद हो गई। यहां पर इमरजेंसी वार्ड में घुसकर जूनियर डॉक्टर्स को पीटा गया। 12 से ज्यादा लोगों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट की। तीमारदारों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। ये देखिए आप, IIMT लाइफलाइन हॉस्पिटल से मरीजों को मेडिकल में रेफर किया गया था। माधोपुरम का रहने वाला था मरीज रणवीर। गंभीर हालत में मेडिकल में उसे भर्ती कराया गया था और भर्ती करने के आधे घंटे बाद ही मरीज की मौत हो गई और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की तस्वीरें जो CCTV में कैद हुई वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। मेरठ की ये तस्वीरें, मेरठ मेडिकल कॉलेज में हंगामा और मारपीट, तीमारदारों की गुंडागर्दी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। मरीज की मौत के बाद यह हंगामा बरपा। और एक बड़ी खबर देवरिया से है। पुलिस ने 13 लाख रुपए की शराब जब्त की है। जी हां, शराब ले जा रहे ड्राइवर समेत तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर देवरिया से। लार और खामपार थाना पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। एक ट्रक और एक टेम्पो लोडर भी जब्त कर लिया गया है। देवरिया से बड़ी खबर। संघ द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में देवरिया पुलिस में थाना लार और थाना खामपार द्वारा 2 बड़ी कार्रवाइयाँ कल की गई है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 200 पेटी हरियाणा निर्मित अवैध शराब जिसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए है उसे बरामद किया गया है। इसके अलावा एक ट्रक और एक भारवाहक वाहन को भी जब्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगरा नगर निगम में आज ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। जी, ताजगंज के भाजपा पार्षद शोभाराम राठौर आज दोपहर 3 बजे से होने वाले नगर निगम सदन के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पेश करेंगे। भाजपा पार्षद का कहना है कि मेरे पास इसके प्रमाण है कि ताजमहल में कमल कलश है और इससे साबित होता है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर नगर निगम के अधिकारी मौन हैं। बहुत ही रोचक डेवलपमेंट। ताजमहल का नाम फिर से बदलने की मांग उठी है और आगरा नगर निगम में प्रस्ताव पेश होगा पार्षद के द्वारा, भाजपा पार्षद के द्वारा। मैं लगाया कि ताजमहल तेजो महालय है और इसके मेरे पास जो है प्रमाण है। ताजमहल में जो है कमल कलश और नाग नागिन के जोड़े काफी कुछ प्रमाणित है। भाजपा पार्षद नाम बदलने का प्रस्ताव आगरा नगर निगम के सामने प्रस्तुत करेंगे उसके अधिवेशन में। अधिकारी नगर निगम के मौन हैं। भाजपा पार्षद कह रहे हैं कि उनके पास प्रमाण है कि इसमें कमल कलश है। तो एक बार फिर से ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने की मांग उठी है और अब इसका प्रस्ताव आगरा नगर निगम के सामने आ जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने यह प्रस्ताव पेश करने की योजना बना ली है और वो ये कह रहे हैं, उनका दावा है कि उनके पास कमल कलश होने के प्रमाण है, सबूत है। अधिकारी यहां पर मौन है नगर निगम के से जुड़े हुए। ये उनके लिए अजीब सी स्थिति, क्योंकि भाजपा पार्षद यहां पर यह प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं।
जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं आगरा नगर निगम में प्रस्ताव पेश करेंगे उसके अधिवेशन में, और देखना होगा कि इस प्रस्ताव को लेकर नगर निगम क्या चर्चा करता है या कानूनी स्थिति क्या बनती है। क्या ताजमहल का नाम बदलने का अधिकार आगरा नगर निगम के पास है? क्या आगरा नगर निगम सक्षम है कि वो ताजमहल का नाम बदल दे? इस प्रस्ताव के दूसरे मायने क्या होंगे या इसके सिर्फ राजनीतिक अर्थ है, ये देखने की बात होगी। हमारे आगरा संवाददाता पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये भाजपा पार्षद महोदय क्या इससे पहले भी इस प्रकार की बात कर चुके हैं? एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरी बात, हमारे दर्शकों को बताएं कि अधिकारी क्या ऑफ रिकॉर्ड भी कोई संकेत दे रहे हैं इस प्रस्ताव के बारे में? जी मैं आपको बता दूं, ताजमहल को लेकर काफी विवाद बना रहता है हमेशा जी। पर इस बार जो विवाद है ताजमहल को लेके, ताजमहल का नाम बदलने को लेके, इसका नाम तेजो महल रखने के लिए जो पार्षद ने आगे आए हैं, पार्षद बीजेपी के पार्षद हैं शोभाराम राठौड़ जी, इन्होंने सदन में सदन नगर निगम की सदन में जो कार्रवाई होती है उसमें नाम बदलने के लिए प्रस्ताव रखा है। जी, तो क्या आगरा नगर निगम के पास ये शक्तियां हैं कि वो ताजमहल का नाम बदल सके, ये अधिकार है उसके पास पंकज? जी, नगर निगम में एक सदन होता है, सदन में जो प्रस्ताव पास होता है उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है जी, पर नगर निगम खुद इसका नाम चेंज नहीं कर सकता है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो आगरा यूनिट है उसका क्या कहना है इस प्रस्ताव पर पंकज? जी, आगरा बीजेपी के जो बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश की तो कुछ जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने इससे कहने से पल्ला झाड़ रखा है। इस समय कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं इस समय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि आगरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस प्रस्ताव पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा में भ्रष्टाचार का टावर तो गिरा दिया गया, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण पर कार्रवाई कब होगी। लखनऊ में बड़ी संख्या में एलडीए के लोगों की मिलीभगत से अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन इन पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता ही नजर आती है। हालांकि एलडीए वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी का दावा है कि एलडीए अवैध निर्माण की एक नई सूची तैयार करा रहा है जो शनिवार तक आ जाएगी, और इसके बाद अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ में इस समय एलडीए वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, नोएडा में ट्विन टावर गिरा दिया गया अवैध निर्माण, लखनऊ में भी तमाम अवैध निर्माण है जिस पर एलडीए को कार्रवाई करनी है, लेकिन हो नहीं रही। अभी बेसिकली हम लोगों ने सूचीबद्ध करना शुरू किया है। पहले भी सूची बनी थी, लेकिन फाइनली रिसेंट सूची हम लोगों ने मांगी कि जो रो हाउसेस बनाया है या जो इलीगल हाई राइज बिल्डिंग्स बनाए हैं या बड़े कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाए हैं, क्योंकि इन लोगों ने इनकी मंशा जो है बेसिकली हमारी प्लानिंग को ध्वस्त करते हुए और लाभ कमाने की है। छोटे मोटे जो केसेस चल रहे हैं उनके लिए तो अभी हमारे केस चल रहे हैं, लेकिन बड़े जो इस तरह के लोग हैं इस पर हम लोगों ने उनको सूचीबद्ध करना शुरू किया है और सैटरडे तक हमारे पास सूची आ जाएगी। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कितने प्रकरणों में हमारे अपील पेंडिंग है या लीगल इशूज़ है। अदरवाइज़ हम लोगों ने अभी जजदान बिल्डर्स हैं और भी कई प्रकरण हैं, उनके लिए टेंडर भी किया है कि गिराने के लिए, तो आगे उसी तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। सर, अगर बात करें, क्या कोई अभी तक अनुमान लगा है कि कितना ऐसा अवैध निर्माण है जिस पर कार्रवाई करने में कोई अड़चन नहीं आएगी? क्योंकि एक सूची आपसे पहले जब पूर्व वीसी थे तब भी बनी थी लगभग 400 अवैध निर्माण की। अभी देखिए, सूची चूँकि रोज़ बदलती रहती है, लोग अपील में जाते हैं, आगे भी न्यायिक प्रक्रिया में जाते हैं, इसलिए रिसेंट अभी मांगा गया है सैटरडे तक कि कौन सी सूची कितने लोग हैं कि जो अपील में हैं या कितने प्रकरण हैं कि विदाउट हमारा डिमोलिशन ऑर्डर पारित हो चुका है और आज तक के लिए हमारी क्लियर है कि जिनको हमें आगे प्रोसीड करना है। पर कहना है कि शनिवार तक एक अपडेटेड लिस्ट पास में होगी, जिसके बाद एक बार फिर से अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू होगी और जो कर्मचारी या अधिकारी दोषी होंगे उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एक बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स एक साथ 22 जगहों पर इस वक्त छापा मार रहा है। लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 दर्जन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स यानी कि नौकरशाह रडार पर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। 22 जगहों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में, और भ्रष्ट नौकरशाहों पर शिकंजा कसा जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर,
उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ा एक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, आयकर विभाग का। 22 जगहों पर एक साथ छापेमारी और इनमें लखनऊ और कानपुर भी शामिल हैं। इसके साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी इन्हीं लोगों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरोक्रेट्स, 1 दर्जन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स रडार पर हैं। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, और क्या जानकारी मिल रही है आपको इन रेट्स के बारे में? तो देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई सारे विभाग हैं, उस विभाग में कई सारे ऐसे बाबू हैं, अधिकारी हैं जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की लीड इनकम टैक्स को मिली है और उसी के तहत ये छापेमारी की जा रही है। खासतौर से अगर बात करें तो जो प्रमुख तौर पर विभाग है उनमें से उद्योग विभाग है, उद्यमिता विकास संस्थान है, उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान है और यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड है। ये वो उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग है जहाँ के अधिकारी और बाबुओं के खिलाफ इनकम टैक्स को लीड मिली है कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, उनके पास आय से अधिक चीजें हैं। तो उसी को लेकर के इनकम टैक्स के जो तमाम तरह टीम है उत्तर प्रदेश के कई सारे लोकेशन सहित दिल्ली में भी छापेमारी कर रही है। टोटल 22 जगह पे ये छापेमारी चल रही है जिसमें इन विभागों में कार्यरत बाबू हैं, अधिकारी हैं, वो रडार पे इनकम टैक्स को पुख्ता जानकारी मिली है कि तमाम तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार करके आज से अधिक संपत्ति बनाई गई है। इसी के बाद इनकम टैक्स अब ये कार्रवाई कर रही है राजन, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भी जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करती है और किन प्रकार की बात करती है, तो अब इनकम टैक्स की ये छापेमारी है। जाहिर तौर बात है कि इसमें बहुत बड़े लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। अभी फिलहाल छापेमारी चल रही है, जैसे ही कोई अपडेट होगा इनकम टैक्स अपनी ओर से देगा। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश, नजर बना के रखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट आपने दी। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है। वहां के जिला सरकारी अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन को लेकर लोगों में डर का माहौल है। इस महीने में अब तक सिजेरियन ऑपरेशन के चलते 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। और आपको ये भी बताएं कि 18 अगस्त को करीब 6 महिलाएं डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल पहुंची, जिनका सिजेरियन ऑपरेशन कर डिलीवरी कराई गई और अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। से 3 की हालत रात को उनकी तबीयत बिगड़ी और जांच में उनकी SpO2 कम आई, तो उनको हमने रेफ़र किया यहाँ से। SpO2 कम आने का कोई कारण यहाँ पे प्रथम दृष्टया कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। OT के बाद वो बिल्कुल ठीक निकले थे और उनको 3 लोगों को रेफ़र करना पड़ा। फिर हमने, क्योंकि 3 की तबीयत ख़राब हुई थी और 3 की जो जाँचें कराई दोबारा, तो उनमें खून में कमी आई। हॉस्पिटल में 6-6:30 बजे डिलीवरी हुई थी। उसके बाद वो ठीक हो जाने के बाद उन्हें ऊपर रूम में ले गए थे। उसके बाद 7:30 बजे मम्मी का फ़ोन आता है सुबह की उसकी हालत ज़्यादा ही डाउन है, फटाफट आ जाओ। हम जैसे ही गए वहाँ हॉस्पिटल में तो वहाँ पे भगदड़ सी मच रही थी। सारे हॉस्पिटल के कर्मचारी, बड़े बड़े जो डॉक्टर सारे घबराए हुए थे, क्योंकि 3-4 डिलीवरी ऐसी हो गई थी। वो एकदम होपलेस से हो रहे थे वो भी, और उन्होंने हमें भी होपलेस कर दिया। यहाँ से भागो फटाफट, ऐसा उन्होंने हमारा हल कर दिया। किसने बोला? डॉक्टरों ने। आगे बढ़ते हैं। औरैया में यमुना का जलस्तर अब कम होने लगा है। इसके बाद यमुना किनारे बसे गांव के लोग घर वापसी करने लगे हैं, लेकिन अब उनके सामने बड़ा खतरा मगरमच्छों का खड़ा हो गया है। लिहाजा प्रशासन ने इन गांवों में बैंड बाजे के साथ मुनादी करवाई है और लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की है। चंबल नदी से आए मगरमच्छ अब भी यमुना नदी में मौजूद हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अपने नदी में भी आ गए, तो ग्रामीण वासियों से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे ना जाए। पानी तो कम हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जंगली जीवों का बहुत बड़ा खतरा है। ये जलीय जीव है, किसी प्रकार से जनहानि पहुँचा सकते हैं। तो सभी से निवेदन है कि कोई नदी के किनारे ना जाए, क्योंकि नदी के किनारे सभी ये जानवर जलीय जीव देखे गए हैं। पानी तो कम हो गया, लेकिन घड़ियाल और मगरमच्छ, क्योंकि चंबल नदी में जब जा रहे थे, इससे जो है अपने यहाँ यमुना नदी में भी आ गए। तो ग्रामीण वासियों से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति कम हो गए, लेकिन घड़ियाल और मगरमच्छ, क्योंकि चंबल नदी में जब जा रहे थे, इससे जो है अपने यहाँ यमुना नदी में भी। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।